पढ़ता हूँ आज वो। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ इसको। हाँ, हाँ, हाँ। सुंदर या श्रेष्ठ कला के अध्ययन से इसी प्रकार का प्रभाव भावनाओं पर पड़ता है। हमने हृदय के शुद्धिकरण, चित्त शुद्धि की चर्चा की है, जिसे अरस्तु ने काव्य का मूलभूत कार्य बताया है। इसको वो बोलते हैं कैथार्सिस, उन्होंने नाम दिया इसको। चित्त शुद्धि नहीं बोलते वो तो हमारा टर्म है। और इस ओर ध्यान दिलाया है कि काव्य में यह 8 रसों अर्थात जीवन का गठन करने वाले भावनात्मक सौंदर्यवाद के रूपों के अलिप्त और तटस्थ आस्वादन के द्वारा होता है। ये तटस्थ आस्वादन के द्वारा होता है। भाई, विभत्स रस के अंदर आप अगर विभत्सता महसूस करोगे तो वो तटस्थता नहीं है। ये सुप्रीम इसका काम है, जो शायद ही हम खुद पढ़ते समय भी कॉन्शियस नहीं होते कि कैसे भावनाओं का, रसों का उतार चढ़ाव है। सुरुचिपूर्ण व्यक्ति कौन है? जो तटस्थ तरीके से इन सारे रसों का आस्वादन कर सके। ऐसे रूपों के द्वारा जो निम्नतर स्व केंद्रित आवेगों की अशांति से अमिश्रित रहते हैं। जो स्व केंद्रित आवेग है उनकी जो अशांति है, निम्नतर जो आवेग है उनकी, उससे अमिश्रित रहते हैं। चित्रकला और मूर्तिकला भी विभिन्न माध्यमों के द्वारा इसी दिशा में काम करते हैं। कला कभी कभी काव्य के समान माध्यमों का उपयोग करती है, परंतु ऐसा वह उसी हद तक नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें काव्य की गति नहीं होती। काव्य में तो जो शब्द का लोच है, गति है, उसके अलावा तो जो जो माध्यम है, जैसे हमने विल्सन का और केशव का सौंदर्य के विषय में पढ़ा था, तो उसने कहा पूर्ण रूप से अगर सुंदर की मैं बात करूं तो क्या क्या काव्य का उदाहरण नहीं लेना चाहिए, जिसके अंदर की सौंदर्य के तीनों ही मानक नए पूर्ण रूप से उपस्थित हों। तो काव्य जितना गतिमान है, न तो रंग उतना गतिमान है। भाई, उसकी एक लिमिटेशन है। शब्द एक ऐसा है जो हमेशा आपके अंदर एक बार प्लांट होने के बाद अपने नए नए रेवलेशंस हमेशा खोल सकता है। वह स्थिर अचल होती है, वह केवल एक क्षण विशेष को असीम विस्तार में किसी बिंदु विशेष को व्यक्त करती है, और काल और देश में मुक्त रूप से गति नहीं कर सकती। काल और देश, स्पेस और टाइम, जैसे कितनी सारी पेंटिंग्स हैं, श्री अरविंद ने कहा कि यहाँ तक आते आते भी, और श्री अरविंद के बाद भी अब वो पेंटिंग तो उसका एक समय है भाई। जिन भित्ति चित्रों के ऊपर वो चित्र हैं, वो रिस्टोर भी किए हैं तो भी कितने तो नष्ट हो गए काल के कारण, कितने नष्ट कर दिए गए। आकांक्ष के अंदर है, धातु के अंदर जो मूर्तियां हैं, वो फिर भी एक बहुत लंबे समय तक रह सकती हैं। पर आपका वेद है, वो तो कितने वर्षों से चला आ रहा है, और उसकी जो वाणी है, उसका जो शब्द है, वो तो कालजयी है। काल का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, तो ये गति नहीं कर सकती। परंतु ठीक ये स्थिरता स्थापत्य की या मूर्तिकला या इनकी जो ये स्थिरता है, यह निश्चलता, यह अचलता ही है जो कला को उसका पृथक मूल्य प्रदान करती है। तो उसके अंदर जो ब्यूटी आएगी, कांस्य में मूर्ति के अंदर आपने जो चीज डाल दी, रंगों के अंदर जो गति है वो उसके अंदर नहीं है, पर स्थिरता है। वो स्थिरता रंगों के अंदर आप देखेंगे, वो वाली स्थिरता आनी मुश्किल है। तो हर चीज की अपनी एक ब्यूटी है। वो जो भाव उसके अंदर उकेर दिया गया है, वो ही वो निश्चलता, वो स्थिरता, स्टेबिलिटी, अचलता, ये उसका पृथक मूल्य प्रदान करती है। इसलिए उसका आनंद उसी में आ सकता है। काव्य भावावेगों को उद्दीप्त करता है और प्रत्येक को उसका पृथक आनंद प्रदान करता है। कला भावावेगों को स्थिर करती है और उन्हें एक संयमित और सीमित संतुष्टि का आनंद सिखाती है। वास्तव में यही विशेषता थी जिसे यूनानियों ने, जो कि काव्यात्मक की अपेक्षा एक कहीं अधिक कलात्मक कलाकारों का राष्ट्र था। अगर हम ये देखें कि उन्होंने काव्य की कितनी रचना की, उसकी तुलना में ये देखें कि पेंटिंग्स है, स्पेशली उनका जो स्कल्पचर है, अपने काव्य में लाने का प्रयास किया। संगीत भावावेगों को गहरा बनाता है और उन्हें एक दूसरे के साथ समस्वर बनाता है। ये हमको सुप्रीम इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि कला है, साहित्य है, संगीत है,
और तटस्थ रूप से हम ये कहें कि आजीविका के लिए जो रात दिन गाना बजाना ये करता है, या जो रूप हम आज देखते हैं गाने बजाने का, ये उसकी बात नहीं कर रहे। ये उन रसों की, जैसे माँ का हम पढ़ के ही गए थे कि वो संगीत जो कैबरे डांस का, या फिर आज जिसको संगीत माना जाता है, जो आपके नस नाड़ियों को पकड़ लेता है और उसके अंदर ट्विचिंगली आता है, कि आपको वो बीट पकड़ लेती है सोते उठते बैठते, उसका कोई संगीत से कोई अर्थ नहीं है। माने का वो इतना वेल मेड होता है कि वो आपको पकड़ लेता है, उससे छूट पाना बड़ा मुश्किल होता है, पर ये संगीत नहीं है। माँ वर्गीकरण कर रही है उसका। अपने बीच संगीत, कला और काव्य आत्मा के लिए एक पूर्णतः समुचित शिक्षा है। इनका अपने आप में सुरुचिपूर्ण, इसलिए जब हम संगीत बोलते हैं तो ये हमको देखना चाहिए कि वास्तव में माँ संगीत कहती किसको है, कला किसको कहें, कला काव्य है। वे उसकी गतियों क्रियाओं को शुद्ध, आत्मनियंत्रित, गहरी और सामंजस्यपूर्ण बनाते हैं और वैसा बनाए रखते हैं। अतः ये ऐसे माध्यम या साधन हैं जिन्हें लाभकारी रूप से मनुष्य जाति द्वारा अपने आगे की यात्रा में उपेक्षित नहीं किया जा सकता। फ्यूचर पोएट्री, श्री अरविंद ने कितना इस पे प्रयास किया है, और लेटर्स ऑन पोएट्री, ये तो दो अलग अलग खंड आ गए। कितना इंपॉर्टेंट विषय है ये भी, क्योंकि मनुष्य जाति इसके अंदर इतना नहीं है, तो इससे कोई उसकी इंपॉर्टेंस तो कोई कम नहीं हो जाती। मनुष्य जाति के मुद्दे ही सही नहीं है, या जिन्हें महज कामुक इंद्रिय विलास की तुष्टि तक नहीं गिराया जा सकता, जो कि चरित्र का निर्माण करने की बजाय उसे विघटित कर देगा। आज तो आपने संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत भी सीखा, आप ये कहते हैं, माँ कहती है कि इनका ओरिजिन साइकिक है, मान लीजिए आपने वो किया, पर ऐसे भी लोगों को हम जानते हैं कि वास्तव में उनके कोई विशेष क्षण है जिसके अंदर तो आर्ट के लिए आर्ट वो करते होंगे, या कोई डीपर चीज के लिए करते होंगे, पर ज्यादातर तो खाली अपनी नुमाइश है, कैसे अपना डिस्प्ले कर दें, उससे कैसे अपना रस ले लें। वो तटस्थता नहीं है, कला के लिए भी कला नहीं है वो, तो उसमें सच्ची चीज तो आना बड़ी अलग चीज है। जब इनका उचित रूप से उपयोग किया जाता है तो ये महान शिक्षाकारी, सुधारक और सभ्य बनाने वाली शक्तियां हैं। बुद्धि के प्रशिक्षण में अब ये आ गया, क्योंकि हम ये पूरा पढ़ रहे हैं कि नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट, आर्ट की राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या महत्ता है, उसका मूल्य क्या है। हाँ, एक मिनट हाँ पंकज जी, मेरा ये था जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा ना, इसके अंदर 3 शब्द थे। एक तो ये था अलिप्त, अलिप्त, हाँ। तो इसकी जगह निर्लिप्त नहीं लिख सकते? मतलब मैं एज अ कॉमन रीडर, क्योंकि ये शब्द ज्यादा प्रचलित नहीं है, आपने भी कुछ सोच के बताया होगा, बट मैं एज अ कॉमन रीडर में 3 चीजें हैं जो मैं एक तो ये है, एक दूसरा अशांति से अमिश्रित रहते हैं, इसकी जगह हम अगर ये लिखे अशांति से मिश्रित नहीं रहते, 2। और तीसरा है जो अभी हमने पढ़ा, विशेष को व्यक्त करती है और काल और देश से मुक्त रूप से गति नहीं कर सकती। तो हाँ इसमें हम काल मतलब समय और स्थान से मुक्त रूप से गति नहीं कर सकती, मतलब ये मेरे ऑब्जर्वेशन हैं, बाकी आप देख लीजिए। हाँ, सही है, ठीक। ठीक है। बुद्धि के प्रशिक्षण में कला का महत्व। बुद्धि के प्रशिक्षण में कला का क्या महत्व हो सकता है? बौद्धिक क्षमता को प्रशिक्षित करने में कला का महत्व भी उसकी उपयोगिता का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमने बौद्धिक क्रिया के दोहरे स्वरूप के विषय में पहले ही संकेत कर दिया है। दोहरी क्रिया, लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो फैकल्टीज हैं, और राइट हैंड साइड, वह क्रिया एक और बुद्धि के कल्पनाशील, मतलब नए आयाम खोलना, सृजनात्मकता और संवेदनशील या सर्व समावेशात्मक केंद्रों में, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, आप सारी चीज़ों को समावेश करके देख सकते हैं ऐसे केंद्रों में। और दूसरी ओर एनालिटिकल, आप आध्यात्मिकता में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बारीक डिटेल्स के अंदर नहीं जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर उसकी पूरी डिटेल में, तो कल्पनाशीलता भी है
पर कल्पनाशीलता का मतलब ये नहीं है कि वैज्ञानिक ने नई कल्पना करी तो जो परीक्षण कर रहा है उसके अंदर उसके कोई बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएगा। दूसरी ओर आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक और भेदक केंद्रों में बटी हुई है, जो भेद करती है, जो डिस्क्रिमिनेट करती है, डिसर्न करती है, जज करती है, को कंपेयर करती है, कॉन्ट्रास्ट करती है। ये सारी फैकल्टीज जो हैं ये माइंड की है। तो ये दोनों क्रियाएं हैं माइंड की। बाद वाली क्रियाएं जो बाद वाली हैं मतलब दूसरी ओर आलोचनात्मक वगैरह, विज्ञान, समीक्षा और अवलोकन द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रशिक्षित होती हैं। और पहले वाली कला, काव्य, संगीत, साहित्य और मनुष्य तथा उसकी रचनाओं के सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन द्वारा। ये क्रियाएं एक ही दृष्टिपात में समझ सकने के लिए मन को फुर्तीला, चीजों के सूक्ष्म भेदों में विभेद कर पाने के लिए अति सूक्ष्म, छिछली आत्म पर्याप्तता को अस्वीकार करने के लिए गहरा, गतिशील, संवेदनशील, द्रुतगामी, अंतर्बोधी बना देती हैं। ये सारी की सारी। इसीलिए डीपर चीजें अगर आप रेगुलरली श्री अरविंद का आस्वादन कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, जीवन में उसको उतार रहे हैं, ऐसे आयाम आपके खुल जाएंगे। जो आपके घनिष्ठ व्यक्ति था, जो आपके समकक्ष था एक समय, जैसे श्री अरविंद ने कहा कि ऐसे लोग थे मेरे साथ फ्रीडम मूवमेंट में, इतनी कैपेबिलिटी उनके अंदर थी, पर आज जब मैं इस पड़ाव के ऊपर देखता हूं वो वहीं रुक गए। इतनी उनमें क्षमताएं, उन्होंने असेंड नहीं किया या आगे और विकसित नहीं हुए। तो वैसे ये जो चीजें हैं, अगर इनके ऊपर ध्यान दिया जाए तो आपका कभी भी अनएंडिंग विकास हमेशा ही लेके चलेंगी ये। तो ये छिछली चीजों के प्रति आपका धीरे 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 टेस्ट बंद कर देंगी। सूक्ष्म भेदों में विभेद कर पाने की अति सूक्ष्म ये क्षमता, ये वाली नहीं हो पाती। अदरवाइज एक क्षेत्र तक, जहां तक हमारा स्कोप है वहां तक तो हम चीजों का आकलन कर पाते हैं, पर अब ऐसे क्षेत्र हैं, अब श्री अरविंद ने जैसे मान लीजिए सावित्री में ऐसे लोगों का वर्णन किया है, वहां तो हमारा कोई होल्ड ही नहीं होता, वहां आधार ही नहीं हमको मिलता। अब उसमें क्या करें? पहले तो शाब्दिक अर्थ ही उसका क्या निकालें, किस तरीके से निकालें? या आप श्री अरविंद मान लीजिए भावी कविता के अंदर लिख रहे हैं, अब क्या, हमको तो उसका सेंस ही नहीं है। श्री अरविंद कह रहे हैं कि मंत्र किस तरीके से आता है। अब ये तो कोई मंत्र तो कोई तुकबंदी नहीं है, तो ये तो अति सूक्ष्म चीजें हैं। और उससे भी अति सूक्ष्म है कि किस स्थिति के अंदर अपनी सिंसियरिटी को अपने सही स्थान के ऊपर कैसे हमेशा ही प्रयोग करना, वही और सूक्ष्म चीज क्या है। ये सारी के लिए ये इसको अंतर्बोधी बना देती है, इंट्यूशनल बना देती है इसको। कला मन में ऐसी रूपाकृतियों को उभार कर, कला क्या करती है? आपने कला देखी, अब ये निर्भर करेगा कि इस संस्कृति का मूल भाव क्या है। ये मोटा अंतर है। कल मैं एक कलाकृति देख रहा था, उसकी समहाउ मेरे को मिली, उसको जैसे ही आप देखते हैं वो आपके सेंसेस के ऊपर एक सर्टेन इंप्रेशन डालता है। हालांकि हम कोई कलाकार नहीं है, न हम विवेचन करने की, हमको नहीं पता कि इसके अंदर जो कला का अध्ययन करते हैं वो मच मच एक बेटर पोजीशन में होते हैं उसका आकलन करने के लिए। पर फिर भी एक तटस्थ तरीके से देखें तो वो कला किस चीज को अपील करती है, एक एक नाड़ी तंत्र है उसका। मतलब उसको एक जने ने आलिंगन कर रखा है तो उसके हाथ भी उसके स्किन के ऊपर, क्योंकि जनरली उनकी जो स्कल्पचर्स हैं वो कपड़े या फिर कपड़ा लगभग नहीं के बराबर या खाली कोई कुछ थोड़ा एक चद्दर जैसी रीख, हम अगर स्कल्पचर को देखते हैं या उनको देखते हैं, जैसे आलिंगन किया तो आपका हाथ उसकी स्किन के ऊपर कितना इंपैक्ट डालता है, वो चेहरे के ऊपर कौन सी चीज, एक एक डिटेल इतनी बारीकी से, आपका पांव है, टखना है, आपके बाल है, इतनी हूबहू उसको वहां उसमें ले आते हैं। वहीं जब आप श्री अरविंद ने कुछ उदाहरण दिए हैं, उन मूर्तियों को उनके उनसे कंपेयर करके देखिए तटस्थ तरीके से, अब वो आपके कौन सी चीज को अपील करती है ये भी आप देख सकते हैं। और उसके साथ अगर श्री अरविंद का जो विवेचन है, अगर धीरे धीरे हम उसको तसल्ली से पढ़ें
तो हम एक जिस अवस्था से शुरू करते हैं, धीरे-धीरे अपनी गहराई में उतर जाते हैं। वो हमारे ऊपर ये इंप्रेशन नहीं डालती। तो कौन-सी चीज़ है जो ये प्रभाव डालती है? भई सारे ये माध्यम है, चाहे कला है, साहित्य है, संगीत है, एक ब्रूट के लिए निश्चित रूप से उसको उत्थान करने के लिए आवश्यक हैं या सहायक हैं, ये कह सकते हैं। पर ये इस पे निर्भर करेगा कि ये क्या एक्सप्रेस करती हैं और वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका सोर्स क्या है। इसलिए भारतीय संस्कृति की सारी चीज़ें मौलिक हैं। जगह-जगह श्री अरविंद जिसकी भी बात करें कि इनके जो काव्य का तरीका है वो मौलिक है, कला का तरीका है वो मौलिक है, इनकी रचनाएँ मौलिक हैं। मौलिक मतलब अपने तरीके की हैं, उनका जो हाईएस्ट जो उनकी चीज़ है, वो लाने में उनको कोई ये नहीं है कि मेरे को पुनरावृत्ति हो रही है। वो कह रहे हैं वेद के अंदर वो ही विचार को बार-बार, बार-बार रिपीट करने में भी उनको ये नहीं है कि ये सौंदर्य बोध को आहत कर रहा है। वो ही यात्रा को हर चीज़ के अंदर वर्णन कर रहे हैं अलग-अलग तरीके से, कि कैसे आप असतो मा सद्गमय, जिसके अंदर ये एक पर्टिकुलर गॉड है, वो कैसे आपको अपने यहाँ इस स्थान से भई हम सब अपने-अपने अलग-अलग पायदान पे हैं। कौन-सा आपके साइकोलॉजिकल पावर किस तरीके से आपके उस पड़ाव पे आपको अपील करता है, वो जागृत होके और दूसरे देवताओं की क्रिया को ले आता है, आपकी यात्रा को, जो आपके अनंत की ओर यात्रा है, उसको कैसे आगे लेके जाता है। पर उसके अंदर वो कह रहे हैं अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में विल पावर ही नहीं है, तो नहीं जा सकते। तो इसी तरीके से ऐसी रूपाकृतियों को उभार कर, ये आप देख सकते हैं कि किस साहित्य का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, किस कला का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, जिसे मन को विश्लेषण के द्वारा नहीं, विश्लेषण से नहीं होगा ये। हालाँकि हम तो विश्लेषण करना जानते भी नहीं, भई वो तो विश्लेषण तो वो करे जो कला को जानता हो, साहित्य को जानता हो। जैसे श्री अरविंद आगे करेंगे, काव्य का विश्लेषण करेंगे कि ये देखिए ये लाइनें जो हैं, मिल्टन का ये तरीका है, शेली का ये तरीका है, शेक्सपियर का ये तरीका है। तो जो लोग उसको बहुत गहराई से जिन्होंने अध्ययन भी किया हो, वो भी नहीं जानते कि सोर्स क्या है उनका। श्री अरविंद एकमात्र जिस तरीके से सामने लेके आते हैं कि ये ओवर माइंड से है, ये वाइटल के इस पार्ट से है, क्योंकि वो काव्यात्मक शक्ति एक अलग चीज है। शक्ति तो इंस्ट्रूमेंट है कि किस तरीके से आप हूबहू उसको उकेर सकते हैं। भाई मैं बहुत अच्छा लिखना जानता हूं, मेरे हाथ में पेन किस तरीके का है, उससे कोई सोर्स पे थोड़ी कोई फर्क पड़ गया। अगर वो हो और सोर्स आपका बहुत अच्छा हो, जैसे माँ कहती है आपके हाथ के अंदर एक ऐसा पियानो दे दिया जाए, आप प्रकांड पंडित हैं पर उसके कुछ कीज टूटी हुई है तो भी आप उससे अच्छा संगीत बना लेंगे। वहीं पियानो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता है, मेरे को नहीं बजाना आता, उससे क्या क्रिएट कर पाऊंगा। और वही एक जो पियानिस्ट है टॉप मोस्ट, उसके हाथ में एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट दे दिया और वो इंस्पायर्ड है, अब उससे जो पीस बनेगा वो तो एक चमत्कृत करने वाला पीस बन जाएगा। यही चीजें हैं जो हमेशा के लिए छाप बना देती हैं हर फील्ड के अंदर, चाहे काव्य हो चाहे संगीत हो, किसी के अंदर भी। ये ऐसी रूपाकृतियां उभारता है आप में, जिसे मन को विश्लेषण के द्वारा नहीं अपितु दूसरे मनों के साथ आत्म तादात्म्य स्थापित करके समझना होता है। इसलिए श्री अरविंद की राइटिंग है, हम कैसे उसके अंदर जाएं, तादात्म्य कैसे स्थापित होगा। तो किसी भी चीज के अंदर अगर आपको लेखक के मानस में भी प्रवेश करना हो तो तादात्म्य स्थापित करके ही आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। हर जने की अपनी शैली है, एक ही शब्द को दो व्यक्ति अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से काम में लेते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि शेक्सपियर इस तरीके से शब्दों को काम में लेते हैं, माँ अगर ये शब्द कह रही है तो इसका फिर बाद में इसका शेड ये है, अगर आप नहीं जानते और खाली शब्दशः उसको लेते हैं तो कई बार तो बहुत जबरदस्त ब्लंडर कर बैठ सकते हैं। उसके प्रशिक्षण में सहायता करती है। यह सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि की एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है। सहानुभूतिपूर्ण अंतर्दृष्टि। कला सूक्ष्म और संवेदनशील होती है और यह अपनी गतियों में मन को भी सूक्ष्म और संवेदनशील बना देती है। यह सांकेतिक या सुझावात्मक होती है। सांकेतिक है, जैसे अपनी इसके अंदर भी हमने वो बुद्ध की कलाकृति दी है, जो है ना एक पेंटिंग बुद्ध की,
जिसके अंदर उनके हाथ के अंदर कटोरा है, बच्चा। तो श्री अरविंद ने उसके साथ साथ उसको आप रख के देखिए, जो विवेचन किया है। वैसे ही जो शुरू के अंदर वो छपी थी भारतीय संस्कृति के आधार, जो उसके अंदर कितनी सारी फोटोज थी। उसमें केव के बाहर एक वो दिखा रहे हैं कि द्वारपाल खड़ा है, आधा ही चेहरा है उसका, और वो साइड पोज है उसका यूं करके। और श्री अरविंद जब उसका वर्णन कर रहे हैं, एक्चुअल के अंदर आप उसके उस भाव को उस चेहरे के ऊपर देख के आप अगर अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं और धीरे धीरे लेट योर सेल्फ स्लाइड इनटू इट करने देते हैं, तो आप पाते हैं कि अरे ये क्या। तो आप स्वतः ही ध्यान की मुद्रा के अंदर चले जाते हैं। वो ध्यान नहीं जिसके अंदर माँ कहती है वो तो अनकॉन्शियसनेस है, जिसमें आप सचेतन नहीं रहते, वो नहीं। वो कलाकृति आप पूरे राष्ट्र के अंदर इस तरीके की चीजें अगर आपके पास मौजूद हों, जहां सारा प्रयास आपका बाहरी भीतरी सब टोटल इंडिकेशंस इस चीज के हों कि कैसे जोड़ दें आपको आपकी वर्तमान स्थिति से, कैसे आपको एक लीवर प्रदान कर दें जगह जगह। मतलब आप जिस गली जिस कॉर्नर पे जाइए, आपको ऐसे लीवर्स मिल रहे हैं, उसको पकड़ के आप असेंड कर सकते हैं। विलक्षण चीज है ये, कल्पना से परे की चीज है ये। अगर आपको ये कह दिया जाए पूरी गवर्नमेंट आपके हाथ में है और करो आप, तो भी कल्पना नहीं आती ये। कल्पना आए तो इंस्टीट्यूट कैसे करो, उसको एग्जीक्यूट कैसे करो। ये तो सुप्रीम इंटेलिजेंस है जिसने ऋषियों के माध्यम से, क्योंकि हमने इसके अंदर कमेंट्री में ये लिखा कि कोई जरूरी नहीं है कि ऋषियों को ये पता हो, वो तो सीधे ओपन थे माँ की दुर्गा की वर्किंग के प्रति। जैसा जब उनको जरूरी लगा वैसा काम कर दिया। तो एक बार माँ ने कहा कि मैंने सोचा ये करते कैसे हैं, इसके अंदर ये कह रहे एक मात्रा तक की भी चूक नहीं हो सकती। तब माँ ने कहा कि एक शक्ति आई, मेरे हाथ को पकड़ा मेरे और पेन से वो जो लिखवाना चाह रही थी, जब वो उसने लिखवा लिया, तब मैं बिल्कुल श्योर हो गई कि इस तरीके से ही जो हमारे ग्रंथ आए हैं, स्पेशली जो वेद हैं और हैं, वो इसी प्रक्रिया से इसी माध्यम से आए हैं, जिसके अंदर ह्यूमन एजेंसी की जो एरर्स हैं उनकी कोई संभावना तक ही नहीं है। और उसको शुद्ध रखने के लिए आप पूरे राष्ट्र पर्यंत जो है मात्राओं तक की उसके अंदर चूक न हो, तो उसके लिए अलग शास्त्र लिखे गए हैं कि इनका उच्चारण कैसे होना चाहिए। तो मतलब ऐसे पागल लोग तो नहीं थे, कितनी उसमें क्या चीज थी। दयानंद जी तो कह रहे हैं कि इसके अंदर विज्ञान के या आपकी जितनी भी जो बाहरी चीजें हैं वो सारे भी इसके अंदर इन सूत्रों में निहित है, पर डिसाइफर नहीं कर पा रहे हम, उसको खोल नहीं पा रहे। और कला की गहरी समझ रखने वाली बुद्धि सुझावों को तेजी से पकड़ पाती है। यही तरीका है। अगर आप बार बार इस साहित्य के अंदर जा रहे हैं, एनालिटिक अगर आप हैं, वास्तव में एनालिसिस, ये एनालिसिस है भी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बुद्धि कमजोर पड़ जाएगी। श्री अरविंद जब पत्रों का उत्तर देते हैं या चीजों को जब काटते हैं, जब डाइसेक्ट करते हैं, एक एक अंग उसका बताते हैं, डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर उन्होंने लिखा, मतलब क्या सुप्रीम चीज है। किसी भी चीज का जब वो विवेचन कर रहे हैं, किसी युग चक्र का विवेचन कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज, तो क्या वो फैकल्टी नहीं है। इंट्यूशन के माध्यम से वो और प्रखर हो जाती है, पर जिसको हम एनालिसिस बोलते हैं, जनरली वो माइंड की उत्तेजना है, और अपने आप के सुख के लिए वो बार बार उसके अंदर अपनी जो डाउट्स हैं और वो चीजें उसमें डालता है, क्योंकि गहराई में जाने के अंदर वो नहीं जाना चाहता। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो व्यक्ति कहता है इसके अंदर फिर बाद में सबमिशन का मतलब ये है कि अपने माइंड को जानबूझ के बेवकूफ बना दो, नहीं, और प्रखर हो जाएगा वो। पर जिसको हम प्रखर कह रहे हैं वो प्रखरता नहीं है, ये हमको इंप्रेस अपॉन होता ही नहीं, क्योंकि हम अपने माइंड के साथ इतने ज्यादा एक हैं, पता ही नहीं लगता, कोई ये बताता भी नहीं। और वह न केवल उस पर प्रभुत्व पा लेती है जो प्रत्यक्ष और सतह पर हो, जैसा कि वैज्ञानिक मन करता है। जो सतही चीज है उस पे मास्टरी ही नहीं कर लेती, अपितु उस पर भी प्रभुत्व पा लेती है, जो ज्ञान के नित नवीन विस्तार और सूक्ष्मीकरण की ओर ले जाता है। नहीं तो एक बार आपने सावित्री की लाइनें पढ़ ली, बार बार पढ़ने की क्या जरूरत है। आपने एस्टेब्लिश कर लिया इसके अंदर यही चीज है,
माँ कह रही हैं कि ऐसे लगता है कि मैंने इसको पहली बार पढ़ी है, और ये नहीं है कि पहले मैंने पढ़ा था तब भी मेरे लिए बिल्कुल मेरे बीइंग का ही एक हिस्सा था, एज़ इफ मेरे ही एक्सपीरियंसेस को वो इसमें रीइटरेट कर रहे हों। पर जब आप आज मैं इसको दोबारा पढ़ती हूँ, ये बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चेतना हम ये कहते हैं विकसित हो गई, ये नहीं, ये आयाम ही अलग है। यही माँ कहती हैं 2 मिनट पहले, बाद में एजेंडा में वो कह रही है मेरे को पेन इतना जो है इनसफरेबल, मेरे को ऐसा इतना पेन, और कुछ नहीं, कोई चेंजेस नहीं, और 1 सेकंड में ऐसा पूर्ण आनंद। ये क्या शिफ्ट है? अब ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी कल्पना से बिल्कुल ही परे हैं। तो ज्ञान के नित नवीन विस्तार और सूक्ष्मीकरण की ओर ले जाता है और आंतरिक प्रकृति के गहनतर रहस्यों में एक द्वार खोल देता है। ये विशेष चीज है जहां विज्ञान के प्रत्यक्षवादी उपकरण गहराई में नहीं जा सकते या था नहीं पा सकते। आप सावित्री में कितना आनंद ले रहे हो, अब उसके अंदर कोई उपकरण आपको अगर ब्रेन ब्रेन की स्कैनिंग के भी लगा दिए जाएं, वो आपके थोड़े बहुत पैटर्न को इधर उधर देख सकती है। यही सबसे पहले शुरू में उन्होंने किया कि भाई ये क्या चक्कर है। हेलुसिनेशन की जब बात चल रही थी तब उन्होंने धीरे धीरे जब ब्रेन की मैपिंग करनी शुरू करी, तो पहले तो इसको सिरे से दरकिनार ही कर देते थे कि ये जो जो ध्यान की उस अवस्थाओं की दूसरे जगतों की ये बातें करते हैं, ये पागल लोग हैं क्या। तो उन्होंने कहा एक पागल हो सकता है, दो हो सकते हैं, पर पूरी संस्कृति ही पागल पागल है क्या। और हमारे वालों से में से भी जब उनके पास चला जाता वो भी इतना पागल कैसे हो जाता है। हमने तो बड़ी अच्छी शिक्षा दी थी, तो भी वो कह रहा हाँ मेरे को ये चीजें, मैं भी ऐसी उसी धुन में वो नाचने लगता है। चक्कर क्या है। जब उन्होंने फिर बाद में जो ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं या और जो बहुत डीप मेडिटेशन के अंदर जाते हैं, उनके ब्रेन की जब मैपिंग करी, तब उन्होंने पैटर्न देखा कि हाँ बात ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। तो ये जो वर्णन कर रहे हैं वो है तो ठीक। अब उनसे नेक्स्ट प्रश्न ये किया गया, तो अब ये प्रश्न है कि कौन सा रियल है। जिस जगत को विज्ञान वर्णन कर रहा है या जिस जगत का ये मंक्स वर्णन कर रहे हैं, अब उनमें रियलिटी कौन सी है। तो क्योंकि उनकी प्रवेश तो है नहीं डीपर, ये जो गहनतर रहस्यों का द्वार है उसमें तो विचारों का उसमें प्रवेश है नहीं। तो वो ये कह रहे हैं भी केमिकल बैलेंस की बात है। बस हम इतना कह सकते हैं कि जो मैपिंग के आधार पे इनका जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा प्रगाढ़ है। तो हो सकता है जिस जगत में ये रियल मतलब ये निवास कर रहे हैं वो ज्यादा रियल है, ज्यादा प्रगाढ़ता है उसके अंदर, इसलिए ज्यादा रियल है। पर बस ये तो ब्रेन का ही आउटकम है। मतलब कुल मिला के क्योंकि आपकी जड़वादी सोच है, तो हर चीज को आप ये कहेंगे कि जड़ में से ही प्राण आया, प्राण में से ही मन आया, और मन और उसकी उच्चतर शक्तियों के अंदर से ही आप जिसको आत्मा या अंतर्बोध या ये चीजें कहते हैं वो आई। ये आग्रह जब तक कि उसका दृष्टिकोण चेंज नहीं हो जाता, ये मूलभूत टूट नहीं सकता। इसलिए यहां अटक जाती है विज्ञान आके। वो इस चीज को एक स्तर के ऊपर स्वीकार भी करती है, पर उसकी बाध्यता है इसको अस्वीकार करना, नहीं तो उसका सारा डावाडोल हो जाएगा। कला के परमोच्च बौद्धिक महत्व को कभी भी पर्याप्त रूप से पहचाना नहीं गया है। मनुष्य जाति ने भाषा, इतिहास और दर्शन को, भाषा भाषा के ऊपर श्री अरविंद के एक वॉल्यूम तो पूरा ही डेडिकेटेड है। उसके अलावा जो वैदिक स्टडीज है, फिर बाद में इवन अलग अलग स्थानों पे यथा प्रसंग वो इसके उद्गम के बारे में बात करते हैं। ओरिजिन्स ऑफ आर्यन स्पीच तो पूरा अलग है, पर उसके अलावा भी उन्होंने एक एक शब्द से कि कैसे एक शब्द से रूट साउंड आती है, अ से कैसे बनता है, ये पूरा उन्होंने बहुत ही मतलब पूरा वॉल्यूम है भाई। बहुत क्या कहें, मतलब पूरा एक खंड अलग से अभी छपा है कंप्लीट वर्क्स का। मनुष्य जाति ने भाषा, काव्य, क्योंकि भाषा को हम यूं ही लाइटली लेते हैं, जबकि आपकी पूरी विचारधारा, आपकी संस्कृति, आपके डीपेस्ट एस्पिरेशंस हैं। इसीलिए जो संस्कृत की बात है वो इस जाति की विशिष्टता है। क्या विशिष्टता है कि ये उस चीज के मूल गुण को, क्योंकि ये नाम रूपात्मक जो है मैनिफेस्टेशन है, इसमें उसका मूल गुण है। अगर आप कह रहे हैं जल, तो उसके साथ उसका मूल गुण है। ये तो आपको जो संस्कृत के अंदर रचा बसा व्यक्ति है वो ये बता सकेगा कि एक एक रूट साउंड है। तो इसीलिए वेदों के अंदर वो उस शब्द को लेते थे, जैसे वृक, वो भेड़िए को कि वो फाड़ने की आवाज भी है उसके अंदर, उसके अंदर ये सारी प्रक्रियाएं भी हैं।
तो खाली वो एक जंतु नहीं बता रहे, उसके साथ आपकी साइकोलॉजिकल है, आपकी डीपर है, आपकी सारी मनोदशा पूरी की पूरी को उस एक शब्द के साथ आपको दे रहे हैं, और उसका बाहरी अर्थ भी निकल रहा है और हूबहू उसका एक आंतरिक मतलब आत्मपरक उसका अर्थ भी निकल रहा है। तो भाषा, काव्य, इतिहास और दर्शन को बुद्धि के इस पक्ष के प्रशिक्षण के साधन बनाए हैं। ये जो पक्ष है आपका, इसके प्रशिक्षण के साधन बनाए हैं, जो कि एक उदार शिक्षा के आवश्यक अंग हैं। परंतु संगीत, चित्रकला और मूर्तिकला की अति विशाल शैक्षणिक शक्ति को पर्याप्त रूप से पहचाना नहीं गया है। मतलब अगर ये हम कहें कि हाँ, आर्ट गैलरीज हैं या ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको इन जो हमने विधाओं की बात करी है, संगीत है, मूर्तिकला है, ये भी करवाती हैं। हाँ, करवाती हैं। पर श्री अरविंद जिस स्तर के ऊपर या जो इसकी जो व्यापक प्रयोज्यता, एप्लीकेबिलिटी बता रहे हैं, वो तो कंसेप्शन में ही नहीं है कि संगीत का ये काम भी है। व्यक्तिगत, आपके बाहरी, सब्जेक्टिव और आपके आध्यात्मिक, ये सारे पटल के ऊपर आपका कैसे उत्थान कर सकती हैं ये सारी चीजें, संगीत है, चित्रकला है, मूर्तिकला है, और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, क्योंकि ये तो श्री अरविंद नेशनल स्तर की बात कर रहे हैं कि व्यापक रूप से कैसे इसको इस प्रयोज्य किया जा सकता है, ये नहीं पहचाना गया है। ये आज तक इसको नहीं पहचाना गया है। उन्हें तो मानव मन के उपमार्गों के रूप में देखा गया है, जो भले सुंदर और रुचिकर तो हैं, परंतु आवश्यक नहीं। और संगीत के नाम से आज जो चल रहा है या कला के नाम से जो चल रहा है, देखिए ये श्री अरविंद का इसलिए पढ़ने की आवश्यकता है कि हमको एक पर्सपेक्टिव मिलता है इस जगत के अंदर जो जो चीजें हैं, हम उनका एटलीस्ट मूल्य तो फिर एक सही प्रकाश में निर्धारित करें। आप अनड्यू किसी को वैल्यू दे रहे हैं जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, और जिसकी सुप्रीम वैल्यू है उसको हम पहचान ही नहीं रहे। ये हमारे अपने जीवन के मूल्यों को चेंज कर देता है। जो सुप्रीम चीज है उसकी वो मेरे पास होके भी मैं उसकी वैल्यू ही नहीं कर पा रहा। मैं मां श्री अरविंद के सानिध्य में हूं, मैं अगर पहचान ही नहीं पाया, तो यही तो आवर ऑफ गॉड के अंदर वो कह रहे हैं, थ्राइस वो टू दी, 3 बार धिक्कार है उसको, जिसके अंदर पुकार भी है, जिसके पास वो घड़ी आई हुई भी है, फिर भी जानबूझ के काम नहीं कर रहा, फिर भी उन्हीं चीजों के अंदर रमण कर रहा है। ये आवर ऑफ गॉड के अंदर श्री अरविंद लिख ही रहे हैं। माँ की वाणी में है ही, माँ की रिकॉर्डिंग है उस चीज की। वो तो आप यूट्यूब पे भी देखेंगे आवर ऑफ गॉड लिख के, तो माँ की रिकॉर्डिंग आ जाएगी। वो तो उन्हें तो मानव मन के उपमार्गों के रूप में देखा गया है, जो भले सुंदर और रुचिकर तो हैं, परंतु आवश्यक नहीं, और इसलिए केवल कुछ ही लोगों के लिए अभिप्रेत हैं। दे आर मेंट फॉर ओनली ए फ्यू, बस। फिर भी ध्वनि के सौंदर्य और उसके आकर्षण का रसास्वादन करने की, चित्रों, रंगों, रूपाकृतियों को देखने और उनके बीच निवास करने की सार्वभौमिक प्रवृत्ति द्वारा मानव मन के इन शाश्वत और महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के विषय में इस प्रकार के दृष्टिकोण के छिछलेपन और अज्ञान के विषय में मानव जाति को चेताया जाना चाहिए था। उसको इस विषय में फोरवार्न करना चाहिए था और उसको इसमें एजुकेट करना चाहिए था कि ये इतनी जबरदस्त चीज है, इसकी इतनी सार्वभौमिक जो है एप्लीकेबिलिटी है, इसको आप बिना काम में लिए कैसे छोड़ रहे हैं। जितने जितनी चीजें विभत्स हमको देखने को मिल रही हैं, वो कभी नहीं होंगी अगर व्यापक रूप से ये चीज एस्टेब्लिश्ड होंगी। आप खुद ये देख सकते हैं, अगर गहरे संगीत में आप डूबे हुए हैं, तो कैसी भी आपकी प्रवृत्तियां हैं, पर उस समय तो आप सात्विक भाव में होते हैं, आप एक दूसरे पोइज में होते हैं। गहराई से अगर आप साहित्य के अंदर हैं, उस समय आप एक स्तर से नीचे तो गिर ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते वो काम। तो व्यापक रूप से अगर इसका प्रभाव हो, जो कि मनुष्य जाति ने अभी तक इसको प्रॉपरली, इसका ड्यू जो भाग है वो कभी नहीं दिया है, वो अगर कर दिया जाए, तो आज कितने जो रूप हैं हम देखते हैं मनुष्य जाति के अंदर, जिनके लिए हम उनको कोशिश कर रहे हैं लॉज के द्वारा कर्ब करने की, कंट्रोल करने की, पर कोई पॉजिटिव चीज नहीं है जो उनके ऊपर इस तरीके से
जो आप अपने आप को सपोज आप संयमित करने के लिए खूब संघर्ष कर रहे हैं अपनी प्रकृति के साथ, वही एक पॉजिटिव तरीके से आपने उसको एक ऐसा वातावरण दे दिया कि जो जितना प्रयास कर रहे थे अभी उतने से प्रयास में तो आपकी और कितनी ज्यादा प्रगति हो सकती है। नहीं तो आप अपनी ही प्रकृति से जूझते रहते हैं, और एक समय बाद में, क्योंकि उसको तो फर्क पड़ता नहीं भाई, आपकी तो एक समय सीमा है, पर जिस चीज के साथ आप जूझ रहे हैं उस प्रकृति की तो कोई समय सीमा नहीं है। हमारे जैसे पता नहीं कितने लाखों आ गए, करोड़ों आ गए, अभी तो कितने करोड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं, उसकी तो कोई इस तरीके से अंत नहीं है, तो हमारे हमको पस्त कर देती है वो। तो इस उपयोग के बारे में मनुष्य जाति को चेताया जाना चाहिए था कि उसका दृष्टिकोण कितना छिछला है इन चीजों के प्रति, और उसको अज्ञान है इस विषय में, तो थोड़ा जागरूक हो। उचित उचित प्रशिक्षण और आत्म शुद्धिकरण से वंचित किए जाने के कारण इस प्रवृत्ति ने बुद्धि के साथ ही साथ चरित्र में, भावना और सौंदर्यवादी रसास्वादन में जो कुछ सर्वश्रेष्ठ और उच्चतम है उसका आह्वान करने में और जीवन तथा आचरण के नियमन में अपनी शक्तिशाली सहायता द्वारा मनुष्य के ऊर्ध्व विकास में मदद करने की बजाय अपने आप को तुच्छ, भड़कीली, ऐन्द्रिय, घटिया या अशिष्ट चीज में अपव्यय किया है। ये डीजनरेट हो गई इन चीजों में। संगीत के जो रूप आज हम देखते हैं, इतना आपको अभिभूत कर देते एकदम से, पर भीतर नहीं लेके जाते आपको। ये तो हम में से कोई भी तुरंत देख सकता है कि क्या वो आप पे इंप्रेशन क्या डाल रहे हैं। अगर आपकी थोड़ी सी भी भीतर कोई चीज में कल्टीवेशन है, आप आकलन कर सकते हैं कि कौन सी चीज है जो आपको धीरे धीरे अंदर लेके जा रही है। तो इसको तो इन्होंने अपने स्तर के ऊपर उतार लिया, और इसकी कोई सीमा नहीं। अब तो धीरे धीरे आचार में, व्यवहार में, राजनीति के अंदर जिस स्तर के ऊपर हम आते जा रहे हैं, यही अगर हमारे ये डेवलप्ड हों ये चीजें, तो धीरे धीरे ये उत्थान की ओर भी ले जाएंगी। अधिकांश मनुष्य जाति में कलात्मक प्रवृत्तियों को आनंद के जिस निचले और घटिया स्तर तक अश्लील बना दिया गया है, उससे हुए कलात्मक प्रवृत्तियों के अपव्यय और उनकी क्षति का आकलन कर पाना कठिन है। ये इतना घटिया बना दिया गया है, मतलब ये तो मैंने कल भी उदाहरण दिया था, श्री अरविंद का भारतीय संस्कृति के अंदर आ भी जाएगा। वो कह रहे हैं इससे ज्यादा हमारे स्तर की हानि भारतीय संस्कृति के अंदर क्या होगी कि हम राम मोहन राय के जो है वो उनकी जो बनाई कलाकृतियां हैं, उनकी बैठकों में सजा के और अपनी सुरुचि है कला के प्रति, उसका प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। बताओ हम कहां से कहां आ गए। ये राष्ट्र जिसके अंदर ऐसी ऐसी चीजों की जो अभिव्यक्ति हुई है, वहां हम ऐसी विभत्स चीज, अब अगर हम भी वो देखें कि उसने क्या बनाया, तो शायद हमको भी लगेगा भी श्री अरविंद अतिशय बोल रहे हैं, क्योंकि वो चीज, वो टेस्ट, तो ये हमको समझना होगा। भाई सुरुचि आपकी जैसे टेस्ट है, भोजन के अंदर भी बच्चे के आप डेवलप करते हैं हर तरीके के कि भाई नहीं, इसमें भी आपको रस लेना आना चाहिए, इसमें भी आपका प्रवेश होना चाहिए। वैसी अच्छे विचारों के अंदर, अच्छे भावों के अंदर अच्छा काव्य, अच्छा संगीत है। स्कल्पचर में तो प्रवेश ही नहीं है। सुंदर कौन सा दिख रहा है भाई, हमको पता ही नहीं कि इन दो के अंदर ये दो मूर्तियां हैं। किसी दुकान के ऊपर चले गए, आपको एक पर्टिकुलर किसी भी देवी देवता की भी अगर खरीदनी है, तो आप कैसे, ये भी वैसी दिख रही है क्योंकि एक ही जने ने बनाई है, वो वैसी उतनी तरीके से। चार मूर्तियां पड़ी हैं, आपको लेनी है, साहब दुर्गा जी की लेनी है, कौन सी वाली लेऊं? तो ये ठीक दिखती है, या फिर अब इसके अंदर साइज कौन सी अपनी होनी चाहिए, या फिर इसमें पैसे कितने लगेंगे, या आपका क्या उपयोग है। पर एक्चुअल में आप ये देख पाए, अरे इसके अंदर प्रेजेंस है, चारों हूबहू भी नजर आती है, नहीं ये इसमें अलग बात है। वही व्यक्ति ने बनाई है, वो ही सेम पत्थर के अंदर बनाई है, एक के अंदर जो है एक्सप्रेशन कोई चीज का आ गया। अब कितनी विशिष्ट बात है ये। इसमें अगर हमारा प्रवेश ही नहीं है, तो हमारे जनमानस की जो लेटेंट, जो वास्तव में जो सच्ची उसकी फैकल्टीज हैं, अगर वो उसको हम टारगेट कर नहीं रहे, उसको क्या परोसा जा रहा है कि उसके निम्न से निम्न प्रवृत्ति है, उसको कितने उभरे से उभरे तरीके में मैं सेटिस्फाई कर सकूं, और फिर जब उसके परिणाम आते हैं तब कहते नहीं ये वाला तो ठीक नहीं है।
अरे पर आप तो हर चीज के अंदर ये कह रहे हैं, आपके जितने भी एडवर्टीजमेंट्स हैं उनका मुख्य क्या है कि इससे आपको क्या होने वाला है, आप देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं। तो जब उसके परिणाम आते हैं, उससे हम कहते हैं नहीं ये तो अच्छे नहीं है, या फिर ऐसे नहीं है कि जो हम, क्योंकि हम खुद भी उसमें डूबे हुए हैं, तभी कहते हैं नहीं नहीं थोड़ा तो इसको संयम के अंदर हमको रखना चाहिए। तो वो संयम आएगा कहाँ से? सुरुचिपूर्ण चीजें हैं, आपकी जो डीपर चीजें हैं, मेरे अंदर ही जो अच्छी चीजें हैं, बगीचे हैं, उनकी खुशबू मैं आने नहीं दे रहा। ऐसे जो भाग हैं जिनके अंदर दुर्गंध भरी पड़ी है, उसको और उभार रहा हूं। उसका निराकरण करने की बजाय उनको मैं और उभार के लेके आ रहा हूं। फिर कह रहा हूं जी यहां बदबू नहीं आनी चाहिए, अब उसके कृत्रिम तरीके लगाओ कि इसको हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं। अब यार ये तो मतलब उल्टे हम रास्ते चल रहे हैं। तो ये हमारी लेटेंट फैकल्टीज हैं हम सब के अंदर, और श्री अरविंद को पढ़ने के अंदर ये तो एक चीज है कि वो हमको सारी हमारे ये जो थ्रेड्स हैं बीइंग के एक इतने सुंदर तरीके से बताते हैं कि इन विधाओं के अंदर भी जो पारंगत है वो भी कभी हमको इन चीजों के बारे में अवगत नहीं करवा सकता। कोई जो कलाकार है वो भी हमको नहीं बता सकता इसका क्या मूल्य है, क्या करता है। साहित्यकार है, जो काव्यकार है, वो नहीं बता सकता। जिसने मंत्र लिख भी दिया हो कि इसकी प्रक्रिया क्या क्या है, आता कहां से है, माइंड में आ गया, पर वो कह रहे हैं माइंड से नहीं आ रहा है, ये इस तरीके से आता है, अपने साथ ये चीजें लेके आता है, एक्सप्रेशन में ये चीजें हैं। कौन बताए ये? एकमात्र श्री अरविंद के अलावा तो कहीं हमको आशा नजर नहीं आती। कला का श्रेष्ठतम उपयोग, अब ये इसका जो टॉप मोस्ट है, तो इसका सबसे नीचे तो था सौंदर्यात्मक, एस्थेटिक। इसका जो सबसे नीचे जो उपयोग था वो तो एस्थेटिक था, और दूसरा इसका था बौद्धिक। तीसरा इसका जो श्रेष्ठतम उपयोग है वो अब आ गया। दीपक, पंकज जी, हाँ। ये जो अपना ऊपर अपन जो पढ़ रहे थे ना, एक लाइन ये वाली है, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 7 बुद्धि के प्रशिक्षण में कला का महत्व में, जब ये लाइनें बाद वाली क्रियाएं विज्ञान, समीक्षा और अवलोकन द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रशिक्षित होती हैं, और पहले वाली कला, काव्य, संगीत, साहित्य और मनुष्य तथा उनकी रचनाओं के सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन द्वारा। हम्म। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा अगर ये जोड़ दें कि और उनकी रचनाओं में सहानुभूतिपूर्वक अध्ययन द्वारा प्रशिक्षित होती हैं, तो ये थोड़ा सा और मतलब जिसमें कहते हैं ना एक कंटिन्यूटी, या मतलब वो और ज़्यादा ठीक है। अदरवाइज ये जो अभी लिखा है ना, ये जैसे ट्रांसलेशन है, ये जैसे कहते हैं ना एकदम वर्ड टू वर्ड, ये वाला। एक दूसरा है अपने मन को फुर्तीला, तो मन के लिए अगर फुर्तीला की जगह अगर अपन दूसरा पर्यायवाची देखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं भी देखता हूँ, ये दो चीज़ थी मेरी। ठीक है। कला का श्रेष्ठतम उपयोग, मानव जाति के अंदर आध्यात्मिकता का विकास, ये इसका श्रेष्ठतम उपयोग है। तो भारतीय कला मिनिमम अपना बेस रखती है, जो पहले हम पढ़ के गए, 3 रेंज दी थी, उस रेंज के अंदर जो दूसरी संस्कृतियां हैं वो अपने आप को पहले में, और दूसरी जो स्थिति है उसके भी, उसके टॉप पे नहीं पहुंचती, क्योंकि टॉप तो अपने आप में कंसीव करता है उससे ऊपर की स्थिति। उसके अलावा भारतीय संस्कृति क्या करती है, इसको बेस लेती है, बेस भी इसके निम्नतम को नहीं, क्योंकि उसका मनोभाव मौलिक है, तो हम ये कह ही सकते हैं, बाकी तो ये नहीं कह सकते कि बेस इसको। पर हाँ, जो इसका बौद्धिक जो उपयोग है उससे लेती है, हालांकि अपने तरीके से उसको मोल्ड करके लेती है, कि दूसरे वाली स्टेज को अगर पाश्चात्य संस्कृति कैसे लेती होगी, वैसे भारतीय संस्कृति दूसरे पायदान को भी नहीं लेती। आध्यात्मिकता औपचारिक धर्म से एक अधिक विस्तृत चीज है, और आध्यात्मिकता की सेवा में ही कला अपनी उच्चतम आत्म अभिव्यक्ति तक पहुंचती है, तभी पहुंच सकती है। नहीं तो आप अगर मीरा का भजन गा रहे हैं, सपोज मेरे अंदर अगर वो एस्पिरेशन नहीं है, तो मैं तो पहली ही अवस्था तक, या अगर मेरे अंदर चिंतन शक्ति है, कुछ भी है, ये कलाकार जितने भी है वो गाते ही हैं,
पर उसका आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है। मतलब आप ये देखिए कि दिलीप कुमार रॉय को रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि दिलीप, हम प्रकृति से कलाकार हैं, योगी नहीं। ये बात उन्होंने, ये बड़ी समझने की बात है। जनरली हम बड़ा एक भावुकता के अंदर आके आंसू चल रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। आप ये सारों में हो सकते हैं और आध्यात्मिकता से हो सकता है आपका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं हो, और बाहरी कोई ऐसी आपकी अभिव्यक्ति नहीं हो जिसको सामान्यतः आध्यात्मिकता माना जाता है, और फिर भी आप डीप डाउन उसमें रचे बसे हो सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु की पुस्तक के अंदर, वो शायद राजा राममोहन थे या कौन थे, बाहरी तरीके से वो इतने राजसी तरीके से, तो दूसरे ने कहा वो इतने डीप भक्त हैं। कहा कि कैसे बताइए? का आप जाके उनके सामने ये कथा प्रसंग है, इनका अध्ययन कीजिएगा। तो उनसे अगर आप चैतन्य चरितावली देखेंगे तो उनसे चर्चा परिचर्चा है, और एक के बाद एक उनसे जब ये चर्चा होने लगी कि आपका भाव क्या है, तो धीरे 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 लेते 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 वो कांता भाव तक ले आए। और जब पूछा इससे क्या जी, ये पराकाष्ठा है, इससे बात आगे मैं नहीं कह सकूंगा। वो व्यक्ति जो बाहरी कोई पहचान ही नहीं सकता, यशोदा माँ, कृष्ण प्रेम की गुरु, साल में एक आध बार फ्रांस में जा रही हैं, सिगार वगैरह सारों का सेवन कर रही हैं, पार्टी दे रही हैं कुछ कुछ दिनों के ऊपर, अल्ट्रा मॉडर्न। दिलीप कुमार रॉय ने जब पहली बार उनको एक बार कृष्ण प्रेम को कहा, तब तक वो ये भी नहीं जानते थे कि कृष्ण प्रेम इनको गुरु मानते हैं। दिलीप कुमार रॉय को इस चीज का आभास तक नहीं, पर क्योंकि वो संगीत सभा करते थे, दिलीप कुमार रॉय गाते थे, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण प्रेम, क्या आपने एक चीज नोटिस करी कि जब भजन गाते हैं तो ये तो बिल्कुल अलग ही लेडी हो जाती हैं, ये तो भाव में ट्रांसफिक्स्ड हो जाती हैं। तब कृष्ण प्रेम कहते हैं कि अच्छा है तुमने कम से कम ये चीज नोटिस करी। तब तक भी उन्होंने ये चीज रिवील नहीं करी कि हमारे क्या संबंध हैं। तो आध्यात्मिकता ये बाहरी भावुकता है या ये चीजें, इनसे कोई उसका संबंध नहीं है। आप जीवन भर उसको न पहचान पाओ। माँ के साथ जापान के अंदर थी, उनको बाद के अंदर पूछा, कहता हाँ बहुत अच्छी लेडी थी, और आप माताजी का, अच्छा माताजी थी वो, उनको पता ही नहीं। श्री अरविंद के अर्ली समय से जो लोग आश्रम तक भी उनके साथ रहे, उनसे बाद में जब वो अपने मेमोइर्स के अंदर कह रहे हैं कि भाई उनके साथ थे, अच्छी पर्सनैलिटी थे, पर हमको ऐसा कोई भाव नहीं था, हम तो नहा के तौलिया, अपना गीला तौलिया बाद में लास्ट में उनको देते थे। अब बताओ आप, अर्जुन उनको, कृष्ण को कह रहा है कि भाई मैंने आपको पता नहीं किस किस तरीके से क्या क्या शब्द लेके आपकी अवमानना करी होगी। वो जब नहीं पहचान रहे, बचपन से सारे काम देखते, तो आप कभी भी, तो आध्यात्मिकता औपचारिक धर्म से एक अधिक विस्तृत चीज है, कभी नहीं दिख सकती हमारी नजरों को। और इससे विशेष बात क्या है कि हम में से कोई ये मानने तैयार नहीं है कि हमारी दृष्टि नहीं खुली है, क्योंकि जब तक हम द्विज की स्थिति में नहीं आते, जब तक हमारा शिफ्ट इसके ऊपर नहीं है कि मेरा जीवन एकमात्र माँ के लिए है, आप बाहरी तरीके से सारे अच्छे काम कर सकते हैं, फिलेंथ्रोपी के कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सो कॉल्ड आध्यात्मिक कर सकते हैं। और ऐसे पत्र हैं जब व्यक्ति कहता है कि मैं माँ यहाँ जब आया था, श्री अरविंद से माँ से दोनों से ऐसे पत्र हैं कि मेरे सामान्य जीवन के अंदर तो जो आध्यात्मिकता उसका ज्यादा मैं कुछ कर पा रहा था, यहाँ आश्रम में आने के बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा। इनफैक्ट ऐसे लगता है मेरे मेरे अंदर कोई अच्छी चीजें थी क्या, वो चली ही गई क्या? ऐसा तो मैं था ही नहीं, अपने आप को तो ऐसा कभी नहीं पाया। ये बिल्कुल हमको एक समझने की चीज है, इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है। इन किन्हीं भी बाहरी मापदंडों पे ये चीज नहीं आ सकती। और जितना भी आज कोलाहल है वो है इसी चीज का, क्योंकि हर जने को ये मुकालता है कि साहब मेरे को, अगर मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा,
अरे भाई समझाओ ना, आपने इसको मिस्टिफिकेशन क्यों कर दिया? ये लोग इतने पंडित, जो पंडित वर्ग के लिए कहा जाता था कि ये इतने बदमाश है, ये बताना नहीं चाहते। अब श्री अरविंद ने तो बताना चाहा है, वो तो सारी चीज लिख के चले गए, वेद रहस्य बता दिया, तो क्या सुगम हो गया वो? हाँ, हमको लगता है मानसिक भाषा में है तो कि हमको, हाँ जी हम कुछ समझ पा रहे हैं, पर अगर उससे हमारे जीवन का ढर्रा, उसमें कितना क्या फर्क आया है, वो हमारी कसौटी पे उतार लें सिंसियरिटी की। इस जीवन में पदार्पण कर लिया है तो भी वो मूल ग्रंथियों को तोड़ पाना, हाँ सेंट्रल आपने एक पदार्पण कर लिया, ये नहीं कि आप आश्रम के प्रेमिसेस में आ गए, ये कोई उसका लेना देना नहीं है। पर आपने वंस फॉर ऑल ये कह दिया कि मेरा जीवन किसी ऐसी चीज के लिए या मेरी अपनी आत्मा के लिए है, और आज से कोई भी चीज मेरे को बाध्य नहीं कर सकती अदरवाइज काम करने के। तो एक ये सेंट्रल आपका मूवमेंट है, उससे सारी ग्रंथियां थोड़ी कोई सुलझ गई। पर अब जैसे जैसे वो अराइज होंगी, आप उनको कौन से प्रकाश के सामने सुलझाएंगे, वो आपको दिखा देगा। तो मूलभूत निर्णय लेके पदार्पण करने के बाद भी व्यक्ति वो ये थोड़ी उसके ग्रंथियों को कर पाता है। इसीलिए माँ कहती है द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर इज चैटर चैटर चैटर, खाली बकबक करते रहते हैं। इसलिए बढ़िया है कि भगवान उनको जिस तरीके से पीसता है, वो जनार्दन उन रगड़ता रहता है उनको। औपचारिक धर्म से एक अधिक विस्तृत चीज है, और आध्यात्मिकता की सेवा में ही कला अपनी उच्चतम आध्यात्मिक अभिव्यक्ति तक पहुंचती है। देखिए ये पैसेज लंबा है, इसको फिर हम अधूरा छोड़ें, उससे फायदा नहीं है। अब क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें आई हैं, या किसी को हो सकता है कोई चीज क्लियर ना हो, रविकांत जी, विनीता, शब्या जी, गौरव, क्योंकि ये नया प्रसंग शुरू करने से पहले सब क्लियर है जी, सब क्लियर है, कुछ नहीं कहना। हाँ ठीक है। इसमें विनीता कोई बात है गौरव? यशोदा माँ कौन हुए? कृष्ण प्रेम की गुरु। तेरे को पहले कहा था ना अपने पास अनुवाद है हिंदी के अंदर, वो लेके जाना, योगी श्री कृष्ण प्रेम। पढ़ो उसको, थोड़ी सी हिंदी मुश्किल है पर मूलभूत चीज है। और कोई बात इसके अंदर किसी के भी? शब्या जी, सारे चीज है इसमें, लेकिन अभी भी पूरा हम लोग को इसका कोई बोध ही नहीं है। हाँ ये तो खैर व्यापक परिप्रेक्ष्य दिया है, पर इससे एकदम कला में हमारा कोई बहुत प्रवेश तो है नहीं। ये आप बतला रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अपने से पढ़ने से तो नहीं कुछ पल्ले पड़ता है, इतना निश्चित है। ठीक है, इसको हम कल दोबारा लेते हैं हाँ आगे से। भैया। यहीं हम आज इसको छोड़ देते हैं। जय श्री माँ। ओके। जय